Only a fool learns from his own mistakes. The wise man learns from the mistakes of others. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैन जमल और आज हम बात करेंगे इंग्लिश एसे के ऊपर। एक बड़ा अच्छा सा टॉपिक लेके आया हूं और उसके इंटरप्रिटेशन में भी आपको मज़ा भी आएगा और उसके बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दूंगा कि मेरी रिकमेंडेशन क्या है। बट स्टिल इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड आउटलाइन और आपको भी बनानी चाहिए। इट ऑल्सो शोज़ के यू कैन ऑलवेज यूज़ क्रिएटिविटी इन योर आउटलाइंस। आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक में किसी भी ऐसे को डिवाइड करके उधर लिखा ना और आप पास हो जाएंगे, नहीं। यू हैव टू बी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव इन योर एसेस, तब जाके एग्जामिनर जो है वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करता है कि बच्चे ने खुद लिखा है एंड ही हैज़ सम गुड आर्ग्यूमेंट्स। सो लेट अस गेट इनटू द वीडियो एंड स्टार्ट एनालाइजिंग दिस आउटलाइन। जी, तो हमारे पास टॉपिक है जी, आइसोलेशन इन द एज ऑफ कनेक्टिविटी। और इस टॉपिक को आप किस तरह से डीकंस्ट्रक्ट करते हैं? दो तरीके हैं। एक तो जो मेन है, जो मेरे जहन में आता है या जो भी आम रीडर है उसके जहन में डायरेक्टली यही आता है कि एज ऑफ कनेक्टिविटी के अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर और वेज एंड मीन्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। एंड एज अपोज टू व्हाट इट वाज सपोज टू डू, कि इसने हमें मज़ीद कनेक्ट करना था, इट हैज़ एक्चुअली मेड अस मोर आइसोलेटेड और हम ज़्यादा अकेला फील करते हैं। वी आर नो मोर नियर एंड डियर वंस और हम उनसे अलहदा रहते हैं। हर बंदा अपने अपने कमरे में मोबाइल लेके बैठा हुआ है या अपने अपने लैपटॉप पे लगा हुआ है, हर टाइम लगा हुआ है। सो दिस इज़ द की थीम या फिर की लाइन ऑफ इंटरप्रिटेशन इन दिस ऐसे। लेकिन उसके बरअक्स आप इसकी अपनी इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं जैसे कि इन्होंने की है, और अगर वो ठीक है तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। मैं यही करता हूँ। मेरी जो मेन रिकमेंडेशन है वो यही है कि जो भी आपका टॉपिक है उसकी जिस्ट को आप समझ लें। टॉपिक है जी, आइसोलेशन इन द एज ऑफ कनेक्टिविटी। तो दो कीवर्ड्स या एक कीवर्ड और एक फ्रेज हमें मिलती है, एज ऑफ कनेक्टिविटी और उसके अंदर आइसोलेशन। ठीक है। और एज ऑफ कनेक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो वी नॉर्मली टॉक अबाउट द रेवोल्यूशन इन द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। तो उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, यानी कि ग्लोबल विलेज का जो कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन उसी ग्लोबल विलेज के अंदर हम बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हैं। सो मेन लाइन ऑफ थिंकिंग तो यही आती है। लेकिन अगेन इफ़ यू वांट टू इंटरप्रेट इट इन सम अदर वे जो कि प्लॉजिबल है, प्रैक्टिकल है, रैशनल है, देन यू कैन ऑलवेज डू इट। और वो एक नई लाइन जो है एग्जामिनर को दे सकते हैं, एग्जामिनर में फील के दिस इज़ इवन बेटर दैन दी अदर वंस। ज़रूरी नहीं है कि आपने सेम थॉट के साथ जाना है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि टॉपिक जो है उसकी जिस्ट जो है वो आपको ग्रैब करनी चाहिए। अगर आप उसी लाइन के ऊपर लिखते हैं तो वो ज़्यादा सेफ होता है। बट अगेन इट इज़ एवरीवन्स ओन पर्सपेक्टिव। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं आउटलाइन। इंट्रोडक्शन, उसके अंदर इन्होंने थीसिस स्टेटमेंट लिखी है जी, कनेक्टिविटी हैज़ बीन द हॉलमार्क ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज़। अब यहाँ पे भी है और आगे भी जाके आपने लिखा है, सो इसलिए बेहतर है कि या तो मॉडर्न सोसाइटी कर लें, जनरलाइज कर दिया, या फिर आप मॉडर्न वर्ल्ड कर लें। ठीक है जी। एज स्टेट, सोसाइटीज़ एंड इंडिविजुअल्स टुडे आर मोर इंटरकनेक्टेड दैन एवर। However, some states, societies and individuals still pursue isolationist policies in order to avoid the perils posed by connectivity। ठीक है जी। तो दो तीन चीज़ें हमें मिलती हैं कि हॉलमार्क्स ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी क्या है, और उसके अंदर कुछ स्टेट्स और सोसाइटीज़ हैं जो कि आइसोलेशनिस्ट पॉलिसीज़ जो हैं वो अपनाते हैं टू अवॉइड द पेरल्स ऑफ कनेक्टिविटी। तो पैरल कनेक्टिविटी को ये एक नेगेटिव चीज़ ले रहे हैं, और उसके अलावा ये है कि उसके जो ख़तरनाक अमल हैं या फिर उसके ख़तरनाक नताइज जो हैं उनको इवेट करने के लिए स्टेट्स आइसोलेशनिस्ट पॉलिसीज़ अपनाती हैं। वो कौन कौन सी फ़ायदे हो सकते हैं या फिर कौन कौन से पैरल्स अवॉइड करते हैं वो नीचे आपको नज़र आ जाएंगे। डिकन्स्ट्रक्टिंग द टर्म्स, अच्छा टर्म्स जो है उसका टी स्मॉल आप रखेंगे, ये मैंने साथ ही लिख दिया था कि यूज़ कैपिटल्स ओनली फॉर प्रॉपर नाउंस। रैंडम कैपिटलाइजेशन ना किया करेंगे। टर्म्स का टी कैपिटल कर दिया, आइसोलेशन का आई और कनेक्टिविटी का सी नहीं, सिर्फ प्रॉपर नाउंस के लिए रखें, सिंपल रखें इसको। फीचर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है जी। एज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ओके। ग्लोबल कनेक्टिविटी, बिल्कुल ठीक है। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, ये भी ठीक है। आई थिंक इन्होंने आईआर पढ़ी हुई है, इसलिए कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का टिपिकल वर्ड वहाँ से आता है, ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर में अक्सर लोग पढ़ते हैं।
एडवांटेजेस ऑफ आइसोलेशन इन द एज ऑफ कनेक्टिविटी। एडवांटेजेस क्या क्या हैं जनाब एज ऑफ आइसोलेशन, एज ऑफ कनेक्टिविटी में आइसोलेशन के। एक तो जी पॉलिटिकल लेवल पे, अच्छा डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड किया है, जो कि अगेन एक मुनफरिद चीज़ है, आपको ये रोज़ाना नज़र नहीं आती। पॉलिटिकल लेवल पे क्या होता है जी, प्रिजर्वेशन ऑफ सॉवरेनिटी है, फिर लेस और नो इन्वॉल्वमेंट इन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, बिल्कुल ठीक। इकोनॉमिक लेवल पे आप आते हैं तो बूम ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द लोकल्स, ठीक है जी। रिडक्शन ऑफ ट्रेड रिलेटेड रिस्क, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एट एनवायरमेंटल लेवल कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होती है, फिर रिड्यूस्ड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है, और फिर आ जाता है जी एट टेक्नोलॉजिकल लेवल प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी। केस इन पॉइंट अमेरिकाज बैन ऑन चाइनीज कंपनीज फॉर द सेल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो डोमेस्टिक जो टेक्नोलॉजी है उसको आप प्रोटेक्ट करने के लिए भी आइसोलेशन इख्तियार कर सकते हैं, बट ये उसी सूरत में वर्क करता है अगर आप बहुत ज़्यादा हाईली एडवांस्ड कंट्री है जैसे कि अमेरिका है या यूके है या जापान है, तो वो अगर आइसोलेशन करते हैं तो उसका उनको फ़ायदा हो सकता है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी के जी, उनकी जो नई टेक्नोलॉजी है वो बाहर नहीं जाएगी और दूसरों को उसको बनाने में टाइम लगेगा, तो देर विल बी अ लैग एंड दे विल हैव देयर ओन पोजीशन ऑफ एडवांटेज। एट सोसाइटल लेवल क्या होता है जी, प्रिजर्वेशन ऑफ लोकल कल्चर, इंक्रीज्ड इंटरेक्शन अमंग लोकल सिटीजन्स, ठीक है। डिसएडवांटेजेस भी इन्होंने लिखे हैं जो कि काउंटर पर्सपेक्टिव है, और आप देख सकते हैं कि जो मेन इनका पर्सपेक्टिव है या फिर मेन आर्गुमेंट है उसके अंदर ऑलमोस्ट 10 या 8 9 या 10 पॉइंट्स बन रहे हैं, लेकिन जो काउंटर पर्सपेक्टिव है उसमें हमेशा पॉइंट्स कम होते हैं। इसको 5 की बजाय अगर 3 या 4 कर लेते तो इट वुड हैव बीन इवन मोर सूटेबल। खैर, डिसएडवांटेजेस ऑफ आइसोलेशन क्या क्या हैं, थ्रेट्स फ्रॉम एडवर्सरीज, के आप आइसोलेट होते हैं तो आपके जो मुखालिफिन हैं वो आपको धमकियां भी दे सकते हैं या फिर आपको उनसे ख़तरा हो सकता है। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन भी आ सकती है क्योंकि आप आइसोलेटेड हैं, आप ज़्यादा ट्रेड नहीं कर रहे, तो यू कैन रन इनटू इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। और फिर लॉस ऑफ डिप्लोमेटिक लेवरेज एंड सॉफ्ट पावर, ठीक है जी। पोटेंशियल आइसोलेशन फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, नई जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रही हैं उनसे आप आइसोलेट हो जाते हैं, यू डोंट गेट टू नो अबाउट दैम, यू डोंट गेट टू पार्टिसिपेट इन दैम, यू डोंट गेट टू कोलैबोरेट विद अदर कंट्रीज दैट आर परस्यूइंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। So these are all the disadvantages, and last we have cultural stagnation and narrow-minded society। तो अगर आप कल्चरली दूसरों से आइसोलेट होते हैं तो आपकी सेम वैल्यूज़ रहती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, और उससे कल्चरल स्टैग्नेशन हो सकती है, एंड इट कैन इवन मेक यू इनटॉलरेंट एज अ सोसाइटी, ठीक है जी, जिनको आप क्लोज्ड सोसाइटीज़ भी कहते हैं सोशियोलॉजी में। आगे चलते हैं जी, शुड आइसोलेशन बी परस्यूड इन द एज ऑफ कनेक्टिविटी। अच्छा, आई थिंक कि इससे बेहतर जो आपका यहाँ पे पॉइंट बनता है सिंथेसिस का, मेंटेनिंग अ बैलेंस का बनता है, क्योंकि यू आर नॉट सपोज टू कट फ्रॉम एवरीवन एवरी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, यू शुड मेंटेन अ बैलेंस्ड पोजीशन, ठीक है जी। अगर आपको लगता है इफ़ योर पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कि कनेक्टिविटी जो है वो ज़्यादा हार्मफुल है, जैसा कि आपने इस इधर पैरल्स ऑफ कनेक्टिविटी लिखा है, तो even then you should not try to run the state towards complete isolation, कि should isolation be pursued or not, नहीं, आपको चाहिए कि बैलेंस की तरफ आए, जो एतदाल का रास्ता है उसको इख्तियार करें, यानी कि थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी, थोड़ी बहुत आइसोलेशन। जहाँ पे कनेक्टिविटी की ज़रूरत है वहाँ पे ज़रूर कनेक्टिविटी करें, लेकिन जहाँ पे आइसोलेशन होनी चाहिए उन चीज़ों में थोड़ी सी आइसोलेशन भी रखें। तो मेंटेनिंग या स्ट्राइकिंग बैलेंस्ड पोस्चर इन द करंट वर्ल्ड या इन द एज ऑफ कनेक्टिविटी, दिस वाज माय पॉइंट ऑफ व्यू कि यहाँ पे आना चाहिए था। एंड लास्ट वी हैव कंक्लूजन। तो आउटलाइन तो इनकी मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छी है और काफ़ी बैलेंस्ड है, काफ़ी रेलिवेंट भी है, एंड आई कमेंट द आउटलाइन। लेकिन जो इंट्रोडक्शन है वो चले मैं आपको पढ़ के तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि शुरू में इन्होंने यहाँ पे आउटलाइन सॉरी थीसिस स्टेटमेंट लिखी हुई है। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप अपना आर्गूमेंट जो है वो पहले कंस्ट्रक्ट करें। इन्होंने थीसिस स्टेटमेंट लिखने के बाद ये इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पता नहीं क्या क्या चीज़ें लिखती हैं, जो कि ठीक हैं, लेकिन एक तो आर्गूमेंट मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, और उसके अलावा उसको स्टार्ट में कंस्ट्रक्ट करें ताकि आप नेचुरली जो है ना अपनी थीसिस स्टेटमेंट की तरफ चले जाएं और थीसिस स्टेटमेंट आपकी प्रूव हो जाए। दस इट इज़ ट्रू दैट कनेक्टिविटी इज़ इंडीड द हॉलमार्क ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड, हाउएवर सर्टेन स्टेट्स परस्यू आइसोलेशनिस्ट पॉलिसीज और ये वो। उसके बाद आप ग्लिम्सेस ऑफ द आउटलाइन की तरफ आए, और जब आपने ग्लिम्सेस ऑफ द आउटलाइन भी लिखनी है तो उसमें दो दो तीन तीन को इकट्ठा करके लिख दें,
और थोड़ी सी स्पेस अपनी बचा लें, जैसा कि अभी आपको नीचे नज़र आ जाएगा। अच्छा, इंट्रोडक्शन के अंदर नए आइडियाज़ आपने डिस्कस नहीं करने। अगर कोई आइडिया है भी तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना। आप उसको ग्लोबलाइजेशन को एक दफ़ा मेंशन कर दें कि जी ग्लोबलाइजेशन इज़ अनदर फैसेट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है, लेकिन उसको लंबी सारी उसकी एक्सप्लेनेशन देना, आई थिंक दैट गोज़ इररेलेवेंट। और फिर आगे जी, प्रेफर आइसोलेशनिज्म ओवर कनेक्टिविटी, ये बाद में लिखा हुआ था, इसको यहाँ पे स्टार्ट में करते हैं, दैट शुड डू इट। और लास्ट पे थोड़ा सा कि इंट्रोडक्शन इफेक्टिव नहीं है, अगेन वही बात के आर्गुमेंट आपने कंस्ट्रक्ट तो किया है लेकिन वो इतना स्ट्रांग नहीं है या इतना इफेक्टिव नहीं है जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि इंट्रोडक्शन बहुत लंबा है, क्योंकि इसकी अगर मैं लाइन्स गिनूँ ये 2 पेजेस की, तो ये 51 लाइन्स बन रही हैं और 5 वर्ड्स पर लाइन के हिसाब से ये ऑलमोस्ट 255 वर्ड्स बन रहे हैं। आई रिकमेंड ओनली 180 टू 220 या 210 वर्ड्स ऑफ इंट्रोडक्शन। इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी होता है। यू हैव एम्पल स्पेस टू प्रूव योर पॉइंट, यू हैव एम्पल स्पेस टू गिव ग्लिम्पसेस ऑफ द आउटलाइन एंड योर thesis statement and everything, and even to conclude your intro। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो है वो कंक्लूड भी नहीं किया गया। आप देख सकते हैं कि इसके आगे नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो रहा है। ये ऑब्वियसली अभी मैंने ऐसे पूरा चेक करना है, बट आई थॉट कि मंडे है सो आई शुड ब्रिंग एन एसे फॉर यू। मैं आजकल अपने इंटरव्यू वगैरह की तैयारियों में बिजी हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, बट आई थॉट कि इसको ज़रा टाइम पे बना के मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, बाकी फिर पूरा चेक करके इनको रिटर्न कर देंगे। And I hope this was helpful for you, and this gave you some insight into how to attempt your essay and how you can make your essays even more effective. Make sure you like and subscribe and share this essay and this video and this channel with your friends, and ask them to like and comment on the videos. And I'll see you in the next video. Tab tak ke liye take care. Allah Hafiz.